आज हम लोग अपने HTML की नेक्स्ट वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास कुछ ही टॉपिक्स बाकी थे HTML में, जैसे कि टेबल, लिस्ट्स एंड फॉर्म्स। बेसिकली यही तीन है। उसके बाद हम लोग एडिशनल 2 पॉइंट्स देख लेंगे, 2 एलिमेंट्स जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, वीडियो एलिमेंट एंड ऑडियो एलिमेंट। ये दोनों काफ़ी इजी हैं, बस हमें समझना होगा टेबल को और लिस्ट को और हमारा मेन फॉर्म को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेबल कैसे बनता है? बेसिकली हमारा एक टेबल होता है। टेबल का इन्होंने एक्चुअली यही एक एग्जांपल दिया हुआ है। ओके, कोई बात नहीं, इसे हम लोग खुद ही बना लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लाइव सर्वर, तो अभी हमारे कोड में कुछ भी नहीं लिखा, इसलिए ये हमारा ब्लैंक स्क्रीन आया। ठीक है, तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें टेबल लिखना होता है। बेसिकली टेबल टैग का यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पर मैंने टेबल टैग का यूज़ कर लिया। ओके, तो हमें पता है कि टेबल में हमारे पास क्या होता है, एक हेडिंग होती है, जैसे कि यहाँ पर ये हेडिंग दे दी गई है। ओके, और उसके बाद उसका डेटा होता है। ठीक है, फिर रो बनती जाती है और रो के अंदर डेटा आते जाता है। हमारा जो पहला रो होता है उसके अंदर क्या आता है, हेडिंग आती है। टेबल बेसिकली रोज से बनता है, जैसे कंपनी वाला ये मेरा पहला रो हो गया, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ। ठीक है, इस तरीके से हमारे सारी रोज चल रही हैं। हमारे फर्स्ट रो के अंदर क्या आ रही है, हेडिंग आ रही है। ठीक है, बाकी हम लोगों के जो आगे के रोज होते हैं उसके अंदर हम लोगों का क्या आता है, टेबल का डेटा आता है। ठीक है, पहली रो में हमारे पास हमेशा हेडिंग आती है, दूसरी रो में हमारे पास डेटा आता है। ठीक है, तो हम लोग पहले तो एक रो क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमको पता है हर चीज़ तो रो में ही बनती है। लाइक आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो मेरी हेडिंग है ये भी एक रो के अंदर है, और ये जो डेटा है ये भी एक रो के अंदर है। बस इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये एक हेडिंग है और ये एक डेटा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैंने एक रो क्रिएट की, उसके अंदर TR मीन्स टेबल रो, सिंपल। ठीक है, उसके बाद एक TS टैग है, टेबल हेडिंग। लाइक ये हमारी टेबल की एक हेडिंग है ना, तो हमारे पास सिंपल सा एक फॉर्म नाम दे दिया गया TH मीन्स टेबल हेडिंग। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंपनी। ठीक है, ये कंपनी आ गई है, और यहाँ पर इन्होंने कॉन्टेक्ट और कंट्री भी दिया हुआ है। तो मतलब कि हमारे पास 2 और रोज़ हैं, 2 और डेटा हैं, या आप बोल सकते हैं 2 और हेडिंग्स हैं। ठीक है, पहला ये रहा, दूसरा ये एंड तीसरा ये। रोज़ हमेशा वर्टिकल फॉर्म में चलता है, मतलब कि लेफ़्ट टू राइट आप बोल दीजिए, या राइट टू लेफ़्ट, ये कितने में भी हो सकता है। बस ये हमेशा, सॉरी इसे हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ये हमेशा हॉरिजॉन्टल स्केल में चलता है। ठीक है, एक्स एक्सिस में। तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया, कंट्री लिख देते हैं, और थर्ड क्या था, कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट। चलिए अपना आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 हेडिंग्स आ गई। मैंने पहले ही आपको बताया था कि HTML से हम लोग बस एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। अगर आप इसमें देखेंगे ये थोड़ा स्टाइलिश दिख रहा है, तो इसमें इन लोगों ने CSS का यूज़ किया हुआ है। CSS अभी हम लोग का मेन मोटिव नहीं है, उसे हम लोग CSS के ही ट्यूटोरियल में देख लेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिंपल सा 3 हेडिंग क्रिएट कर दी है। ओके, एक रो मेरा कंप्लीट हो गया। उसी तरीके से मैं एक रो और क्रिएट कर देता हूँ डेटा के लिए। अब तो टेबल के अंदर अब मुझे डेटा एंटर करना है, तो टेबल डेटा का शॉर्ट फॉर्म होता है TD। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 3 हेडिंग दी है, तो मुझे यहाँ पर तीन डेटा देना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर समझा दूंगा क्यों। लाइक कंपनी में दे देता हूँ ABC कॉन्टैक्ट XYZ कंट्री इंडिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं, मैंने जो पहला TD में लिखा था ना डेटा, वो मेरा कंपनी के नीचे आया, दूसरा मेरा कॉन्टैक्ट के नीचे आया, और तीसरा कंट्री के नीचे आया। सपोज अगर मैं यहाँ पर बस एक TD देता तो क्या होता, सिर्फ एक ही डेटा मिलता ना, बाकी ये जो मेरे 2 डेटा हैं या जो 2 कॉलम्स है कॉन्टैक्ट का और कंट्री का, वो खाली रहता। इसलिए जितना हमने हेडिंग बनाया है
उतना हमें डेटा लिखना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया हमारा रो 1, एक्चुअली ये रो 2 है। रो 1 हमारा ये था, रो 1 हेडिंग, और ये हमारा डेटा है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग एक और रो क्रिएट कर सकते हैं, रो 3। सेम मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरा एक टेबल क्रिएट होते जा रहा है। ठीक है, और डेटा इसके नीचे आते जाएंगे। ये इसकी तरह कुछ एक स्ट्रक्चर बन रहा है। डिज़ाइन को अगर हम ना देखें तो, क्योंकि डिज़ाइन बेसिकली वो स्टाइल से इन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक टेबल बनता है। यहाँ पर मैं कुछ और लिख देता हूँ, MNC। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा तो हाँ समझ भी आएगा, हाँ टेबल ही है। तो ये होता है हमारा टेबल। टेबल बेसिकली बस इतना ही होता है, बस इसमें 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनका हमको ध्यान देना होता है। एक होता है रो स्पैन एंड दूसरा होता है कॉल स्पैन। तो वो भी मैं समझाता हूँ। उसके लिए मुझे एक रो क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि अच्छे से मैं समझा सकूँ। रो 4 MNB -, ये ठीक है। नाउ स्टाइल, यहाँ पर मैं थोड़ा सा CSS अप्लाई कर रहा हूँ। ये बस आपको समझाने के लिए, आपको इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है या दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके लिए जस्ट कन्फ्यूज़न ही क्रिएट कर देगा। TH कोलैप्स की प्रॉपर्टी क्या है? ठीक है, बॉर्डर कोलैप्स। और आई थिंक मुझे TD में भी देना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा बेटर दिखेगा। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा एक टेबल की तरह दिख रहा है। इसको थोड़ा और अच्छा बनाना चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पैडिंग दे सकते हैं 5 पिक्सल। ठीक है, थोड़ा सा बेटर है। अब देखिए रो स्पैन क्या होता है और कॉलम स्पैन क्या होता है। सपोज़ मेरा कंपनी का नाम यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं रखना चाहता हूँ, मतलब कि ये मेरी कंपनी का फर्स्ट नेम होगा और ये लास्ट नेम होगा। ठीक है, या आप ऐसा समझ सकते हैं कि मैं इस पे ही दिखाता हूँ, वासु एंड इसमें ही जाएगा वर्मा। ठीक है, तो ये मेरा नेम है। ठीक है, सपोज यहाँ पे बोला गया था पहले फर्स्ट नेम और यहाँ पर लास्ट नेम, इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, फर्स्ट लास्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मुझसे फर्स्ट नेम पूछा गया था, लास्ट नेम पूछा गया था। ठीक है, अब सपोज़ एक ऐसा केस आया कि फ्यूचर में हमें बोल दिया गया कि यहाँ पर बस फर्स्ट नेम और लास्ट नेम नहीं चाहिए, बस यहाँ पे हमें एक नेम चाहिए जिसके अंदर इन दोनों कॉलम्स की वैल्यू हैं। मतलब पहले कॉलम में वासु है एंड सेकंड कॉलम में वर्मा है, या आप इससे बोल सकते हैं फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट नेम है एंड सेकंड कॉलम में लास्ट नेम है। ठीक है ना, बट यहाँ पर मुझे फर्स्ट और लास्ट नहीं दिखाना है, बस नेम दिखाना है। ठीक है, मीन्स हमें इन दोनों कॉलम को जोड़ना है। तो हमारे कॉलम्स को जोड़ने के लिए हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है, कॉल स्पैन। ओके, कॉल स्पैन में हमको बताना होता है कि हमें कितने कॉलम्स को जोड़ना है। तो मैंने बोल दिया 2 कॉलम्स को, और यहाँ पर मैं फर्स्ट की जगह नेम लिख देता हूँ।
यहाँ मैंने नेम लिख दिया, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये समझाना चाहता था कि यहाँ पे मैं नेम लिखना चाहता हूँ और यहाँ पर मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग कॉलम्स में है। तो देखते हैं यहाँ क्या हुआ। यहाँ पर ये पहले कुछ इस तरीके से दिख रहा था, ठीक है। इसमें मैंने क्या कर दिया, कॉल स्पैन ऐड कर दिया। कॉल स्पैन मतलब 2 कॉलम्स को जोड़ने के लिए होता है, और मैंने 2 इसलिए लिखा क्योंकि मुझे 2 कॉलम की स्पेस चाहिए। मैं चाहता हूँ 2 कॉलम्स आपस में जुड़ जाएँ, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 3 भी लिख सकते हैं, मैं वो अभी दिखा दूंगा। पहले एक चीज़ और समझा देता हूँ। तो अब देखिए क्या हो रहा है, मैंने जब यहाँ पर फर्स्ट में, यहाँ पर पहले तो मैं नेम लिख देता हूँ। अब मैंने जब नेम में अपना कॉल स्पैन लगाया हुआ है, तो क्या हो रहा है कि इसने 2 कॉलम की तो स्पेस ले लिया है, बट अब यहाँ पे मेरा कंट्री बाहर आ रहा है। कंट्री बाहर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो लास्ट है ये एक्स्ट्रा हो गया है, इसका तो अब कोई यूज़ ही नहीं रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे कट कर देंगे। तो अब ये परफेक्ट फिट बैठ गया है, ठीक है। सपोज़ अब हमारा कुछ ऐसा केस आता है कि यहाँ पे बोल दिया कि यहाँ पे बस एक डिटेल लिख दो और डिटेल के अंदर 3 कॉलम होना चाहिए, 1 2 और 3, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर 3, और यहाँ पर डायरेक्ट नेम की तरह लिख देंगे डिटेल। डिटेल के अंदर दोस्तों आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इस कंट्री को ना हटाऊँ तो एक लाइन एक्स्ट्रा आ जाएगी। तो ये देखिए एक लाइन एक्स्ट्रा आ रही है। तो क्या हम करते हैं, अब इस कंट्री को हटा देते हैं क्योंकि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं रही। तो डिटेल के अंदर ये 3 डेटा हमारे पास आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा नेम का कॉल स्पैन का कॉन्सेप्ट। सेकंड चलते हैं हम लोग रो स्पैन की तरफ। अब रो स्पैन में क्या होता है कि हम 2 रोज़ को जोड़ते हैं। जैसे कि हम लोग ने अभी हॉरिजॉन्टली चीज़ों को जोड़ना सीख लिया, अब देखते हैं वर्टिकली हम लोग कैसे चीज़ों को जोड़ सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा पहला कॉलम है, मेरे सेकेंड रो का पहला कॉलम एंड थर्ड रो का पहला कॉलम आपस में जुड़ जाए, मतलब कि वर्टिकली चीज़ें जुड़ें, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर सिंपल सा लिख देंगे रो स्पैन। बेसिकली इसका बहुत कम यूज़ होता है, बट हाँ समझ आना चाहिए। तो ये देखिए अब मेरा जो वासु था उसने क्या कर दिया, 2 कॉलम की स्पेस ले ली, ठीक है। अब इसने किसको बाहर कर दिया है, मेरे इसको सेकंड वाले, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 2 3 ताकि आप लोगों को पता भी चले। 1 2 एंड 3। अभी उसने इंडिया 2 को बाहर किया होगा। क्यों किया होगा बाहर, क्योंकि ये जो पहला TD है, अब इसने 2 स्पेस ले ली। इसने खुद की तो स्पेस ली प्लस इसकी भी स्पेस ले ली। तो ये क्या हो गया, अब यहाँ पर ये कुछ ऐसा बन गया होगा सिनेरियो, यहाँ पर एक डेटा और आ गया होगा, ठीक है। एक डेटा और आ गया तो यहाँ पर 4 हो गया, 4 हो गया तो ये आगे भाग गया। खैर अभी मैं वो आपको दिखा दूंगा, अभी मैं इसे कमेंट करता हूँ सिंपल, और देखते हैं। ये देखिए इंडिया 2 बाहर निकल गया ना, क्योंकि MNC से पीछे ही एक डेटा और आ गया हमारा, एक और ऐड हो गया है। तो MNC थोड़ा साइड में घिसक गया। अब सपोज मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ये यहाँ से हट गया, और इसको अनकमेंट करता हूँ, तो अगेन हमें सेम आउटपुट देखने को मिल रहा है, डेटा MNC हाइफन इंडिया। मतलब कि रो स्पैन क्या करता है, एक डेटा यहाँ पर और ऐड कर देता है, ठीक है। हम लोग रो स्पैन लिखें तो क्या होगा, वो एक डेटा और नीचे ऐड कर देगा। ओके, रो स्पैन 2 इसने क्या कर दिया, बिहाइंड द सीन देखे कि कोड हमारा क्या काम कर रहा है। तो कोड क्या काम करता है, यहाँ पे एक TD और ऐड कर देता है जो कि वासु लिख देता है, ठीक है। रो स्पैन का काम ये होता है, बेसिकली कॉल स्पैन के साथ भी होता है, बट हाँ इसके साथ मैंने थोड़ा ब्रीफ में बता दिया। तो टेबल का बस इतना ही हमारा कॉन्सेप्ट था। इसके बाद जो भी हमको देखना होगा वो हम लोग अपने CSS में देखेंगे, ठीक है। हमने बस एक स्ट्रक्चर दे दिया और इसके अंदर हम लोग चाहे जितना चाहे उतना डेटा लगा सकते हैं। बाकी फिर डिज़ाइन के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, तो डिज़ाइन हम लोग ईजिली CSS से दे सकते हैं, ओके। तो मैं इस टेबल को भी हटाता हूँ। नाउ अब UL एंड LI पर चलते हैं, इसको भी हटा दिया। देखते हैं UL एंड LI क्या होता है। ओके, OL एंड UL मेन पहले हम लोगों को इसे देखना चाहिए। तो
अनऑर्डर लिस्ट एक यूएल का फुल फॉर्म होता है, अनऑर्डर लिस्ट ओएल का फुल फॉर्म होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। तो अनऑर्डर लिस्ट का एग्जांपल ये है, अनऑर्डर लिस्ट का एग्जांपल ये है। दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों में कोई भी चेंजेस नहीं है, दोनों सेम तरीके से इंप्लीमेंट होते हैं। बस अनऑर्डर में क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर जैसे आप ये डॉट देख रहे हैं इसी तरीके से हमारे पास सिंबल्स आते हैं, लाइक स्क्वायर आ सकता है, डिस्क आ सकता है, बॉल आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। बट ऑर्डर में क्या है, हमारे पास सीक्वेंसिंग आती है नंबर्स की, या रोमन नंबर की, या अल्फ़ाबेट्स की, किसी की भी, ठीक है। दोनों में ये डिफरेंस रहता है, अदरवाइज़ दोनों बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर मैं एक ओवल लिस्ट पहले क्रिएट करता हूँ, ओवल, ठीक है। मैंने क्योंकि मुझे ऑर्डर लिस्ट बनाना है इसलिए मैंने पहले बता दिया कि मैं एक ऑर्डर लिस्ट बनाना चाहता हूँ। अगर मैं बनाना चाहता हूँ ऑर्डर लिस्ट तो उसके लिए पहले मुझे अपना स्टार्टिंग टैग लिखना पड़ेगा ओएल, ठीक है। ओएल के अंदर ही मैं जो भी चीज़ें लिखूँगा वो एक लिस्ट बनती जाएगी। मैं कि अगर मुझे ऑर्डर लिस्ट बनाना है तो फिर ये कंपलसरी कि हमें ओएल टैग का यूज़ करना है, ठीक है ना। उसके अंदर हमने एक लिस्ट तो बना दी है, मैं कि एक रैपर बना दिया है, ठीक है। ओएल से हम लोग बताते हैं कि हम लोग एक ऑर्डर लिस्ट बनाने जा रहे हैं, वो बोलता है ठीक है। हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिस्ट भी बना सकते थे, जैसे LI से हमारा लिस्ट क्रिएट होता है, ठीक है। और यहाँ पर लिख दिया आइटम 1 और यहाँ पर आउटपुट देखते हैं हम लोग क्या दिख रहा है। तो यहाँ पर मेरा आइटम 1 दिख रहा है, ठीक है। बट अब हमें HTML को डिफाइन करना होता है कि हमें ऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं कि अनऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये अनऑर्डर लिस्ट ही बनाता है, ठीक है। बट मैं तो चाहता था कि यहाँ पर एक ऑर्डर लिस्ट बने, इसने बाय डिफ़ॉल्ट अनऑर्डर बना लिया। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले डिफाइन कर देंगे OL, ठीक है। अब OL के अंदर मैंने अपना लिख दिया आइटम 1। तो आप ये देखिए मेरा एक लिस्ट बना जो कि ऑर्डर लिस्ट में बना, मेरे पास यहाँ पर सीक्वेंस आ गया। इसी तरीके से मैं ज़रा इसे चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा और डेटा बढ़ा देता हूँ, ओके। तो ये देखिए बिल्कुल सेम ये हमारा एक ऑर्डर लिस्ट बन गया है जिसके अंदर हमारे पास प्रॉपर सीक्वेंसिंग है। इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि हम लोग बता सकते हैं कि ये स्टार्ट कहाँ से होगा। तो मैं बोल दे रहा हूँ कि ये 21 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसकी काउंटिंग मेरी 21 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब उसी तरीके से हमारे पास UL टैग होता है। UL टैग क्या करना है, इसी को जस्ट कॉपी कर लेना है एंड यहाँ पर OL की जगह लिख देना है UL, ठीक है। अब ये देखिए ये रहा मेरा OL टैग, ये रहा UL टैग, डिट्टो सेम। इसका फॉर्मेट क्या है, पहले तो हमें OL टैग बताना पड़ता है या OL या UL टैग डिफाइन करना पड़ता है कि हम लोग बता सकें HTML को कि हाँ हम लोग कौन सा लिस्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद लिस्ट, हमारे लिस्ट के अंदर क्या आइटम है, कि हम लोग जब भी कोई लिस्ट बनाते हैं तो उसके अंदर कुछ आइटम लिखे होते हैं ना। तो हम लोगों के पास एक एलिमेंट होता है या टैग होता है LI के अंदर लोग बताते हैं कि लिस्ट आइटम हमारा क्या है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं शॉपिंग का कोई लिस्ट बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैंने बोल दिया कि यहाँ पर एप्पल चाहिए, पनीर चाहिए, बस 2 ही याद आ रहे हैं, ठीक है इतना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा लिस्ट आइटम में हमारे पास डेटा आ जाता है। बस ये था हमारा OL एंड UL का कॉन्सेप्ट। HTML के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, बट हम लोग को स्टार्टिंग फेज में उसे समझने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग पहले एक बार कोड के फ्लो को समझ जाए, उसके बाद हम लोग आराम से एडवांस टॉपिक को कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं, बस हम लोग के पास एक टेबल बचता है मेन। टेबल से पहले एक छोटी सी चीज़ हम लोग देख लेते हैं, आई फ्रेम, ठीक है। आई फ्रेम कहाँ गया, ये रहा आई फ्रेम। आई फ्रेम टैग बेसिकली क्या करता है, वो हमारे वेबसाइट में दूसरी वेबसाइट को इंटीग्रेट कर देगा, मतलब कि जोड़ देगा, या यूट्यूब की वीडियोस को हमारे वेबसाइट में जोड़ देगा, ऐसा कुछ काम करता है। तो इसका एग्जांपल मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, जैसे कि ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। अब मैं इसको अपने इस लोकल वेबसाइट में रन करके दिखाऊंगा या जोड़ के दिखाऊंगा। चलिए देखते हैं वो कैसे होता है। यहाँ पर डायरेक्ट मैंने लिखा है फ्रेम, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे सोर्स डालना पड़ता है कि कहाँ से या किस चीज़ को मुझे जोड़ना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सोर्स डाल दिया और आप ये देखिए मेरा वेबसाइट यहाँ पर इंटीग्रेट हो गया है, यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर बस मैं इसका हाइट और विड्थ डिफाइन कर दूँगा, यह ऑटोमेटिक फ्लो में आ जाएगा। जैसे हाइट इसका मैं दे देता हूँ
900 एंड विद दे देता हूँ 1200। ठीक है, तो आप ये देखिए मेरे लोकल वेबसाइट में भी अब मेरा वेबसाइट ये रन हो रहा है, किसी को पता नहीं चलेगा कि ये आई फ्रेम का या किस चीज़ का है। ठीक है, डिट्टो मेरे रियल वेबसाइट की तरह ये काम कर रहा है। ओके, और इसका एक और यूज़ दिखाता हूँ ना। यहाँ पर हम लोग जैसे कि यूट्यूब पर चलते हैं, यूट्यूब पर इसको ही ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आपको शेयर बटन दिखेगा और एम्ड मीन्स जोड़ना। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी कर लेंगे कोड को, और आप यहाँ पर देख रहे हैं इसने आई फ्रेम दिया है। यूट्यूब हम लोग को एक आई फ्रेम देता है ताकि इस वीडियो को आप अपने वेबसाइट पे लगा सकें। तो मैंने वहाँ से आई फ्रेम ले लिया एंड यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये यूट्यूब ने हमको दिया है। अब आप चलते हैं अपनी वेबसाइट पर, तो ये देखिए हमारे वेबसाइट पे भी अब वो यूट्यूब की वीडियो आ रही है। हम लोग इसे प्ले कर सकते हैं और जो भी हमारी यूट्यूब की फंक्शनलिटी थी वो यहाँ पर भी काम करेगी। और सेम आपने इसे हमारे वेबसाइट में भी देखा होगा। ठीक है, अभी मुझे लॉगिन करना पड़ेगा और मैंने पासवर्ड को हाइड नहीं किया। ओके, तो आई फ्रेम तो इतना ही था। रोलेक्स, अब मूव करते हैं टेबल्स की तरफ। ओके, हमने टेबल कंप्लीट कर लिया है। एक्चुअली हमारा फॉर्म बचा है। ठीक है, फॉर्म से भी पहले हम लोग एक बार ऑडियो और वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि वो दोनों छोटे टॉपिक्स हैं। उसके बाद हम लोग फॉर्म को आराम से थोड़ा टाइम लेके समझ सकते हैं। ठीक है, तो ऑडियो और वीडियो की तरफ चलते हैं। तो मैं काम करता हूँ, गूगल से कोई वीडियो उठा लेता हूँ। ठीक है, W3 इसको ठीक कोई वीडियो दे देगा। मीडिया, ये रहा वीडियो। तो ये देखिए हम लोग अपने वेबसाइट में कुछ इस तरीके से वीडियोस इंटीग्रेट कर सकते हैं। सारी की सारी इसमें फंक्शनैलिटीज़ हमको मिल जाती हैं। ठीक है, इसमें हमें एक्चुअली एक वीडियो का सोर्स चाहिए। ये रहा इनका वीडियो का सोर्स। इंस्पेक्ट पे जाते हैं, इनकी वीडियो का लिंक उठा लेते हैं, क्योंकि अभी मेरे लैपटॉप में कोई वीडियो नहीं रखी हुई है। ये रहा, और कॉपी किया एंड इसको यहाँ पर पेस्ट किया। इनका मुझे समझ नहीं आया इन लोगों ने वीडियो कैसे चलाया हुआ है। आई थिंक इन लोगों का ये बेस URL होगा। रन किया, नहीं। ठीक है, इन लोगों ने अपने वीडियो का सोर्स छुपा के रखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ अपने टैग में। यहाँ पर मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ, वहाँ पर फंक्शनैलिटी दिखा दूँगा। जैसे वीडियो टैग हम लोग को यूज़ करने के लिए डायरेक्ट यहाँ पर लिखना होता है वीडियो। ठीक है, ये आपको कुछ ऐसा फॉर्मेट दे देगा, उसके अंदर बस आपको अपना URL पेस्ट करना होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम अपने प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पर अभी हम लोग को कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब इसमें हम लोगों को कुछ 1-2 एट्रीब्यूट्स पास करने होते हैं। सबसे पहले तो कंट्रोल्स। ठीक है, एक एट्रीब्यूट होता है हमारा कंट्रोल, जो कि इसको मूवमेंट करने की फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आप ये देखिए मेरे पास एक कंट्रोल आ गया। अभी मैंने वीडियो का गलत URL डाला हुआ है, वो URL अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर मेरा कोई वीडियो दिख नहीं रहा या ये रन नहीं हो रहा है। ठीक है ना, कंट्रोल डालने के बाद एक होता है ऑटो प्ले। बाकी जैसे ही आपकी वेबसाइट लोड होगी
तो ये ऑटोमेटिक वीडियोज़ मेरा रन होना चालू हो जाएगा, ठीक है। उसका एक और प्रॉपर्टी होती है लूप। लूप मतलब कोई चीज़ बार बार चलना। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये वीडियो ख़त्म हो जाए, उसके बाद ये फिर से अपने आप चालू हो जाएगी। ठीक है, अब ये बंद हो गया है क्योंकि यहाँ पर हमारा लूप नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लूप लगा देते हैं। आप यहाँ पर कंट्रोल्स देख रहे हैं, कंट्रोल की मदद से ये हमारा वीडियो चल रहा था। तो ये देखिए, ये फिर से चालू हो गया। ये पावर मेरा वीडियो चालू हो रहा है क्योंकि ये लूप पे चल रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से कंट्रोल हटा दूँ तो ये देखिए, यहाँ पर मेरे पास कोई भी कंट्रोल नहीं आ रहा और ये वीडियो भी नहीं चल रही है। इसलिए कंट्रोल तो लिखना हम लोग को कंपलसरी ही है, ठीक है ना। उसके ऑटो प्ले एक बार दिखा देता हूँ। ऑटो प्ले, जैसे ही मेरा ये इसको मैं रन कर रहा हूँ, जैसे ही मेरा कोड चल रहा है वैसे ही ये मेरी वीडियो प्ले हो जा रही है, ठीक है ना। ये होता है ऑटो प्ले का काम। और वहाँ पर हम लोग को सोर्स ऊपर दिया गया था, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से सोर्स हटा देते हैं, यहाँ पर डाल दिया और इन सभी चीज़ों को हटा देते हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं वैसे ही सेम आपको उधर भी मिल गया, ठीक है ना। तो ये था हमारा वीडियो टैग। और ऑडियो में भी कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर हमको बस लिख देना ऑडियो, AUDIO। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट, ठीक है। बिल्कुल डिट्टो सेम है, सारी फंक्शनैलिटी सारी एट्रीब्यूट सब कुछ सेम है। बस हम लोगों को वहाँ पर वीडियो की जगह ऑडियो लिखना है, ठीक है। बाकी सब कुछ हमारा सेम रहा। तो मुझे लगता है कि वीडियो और ऑडियो टैग इनफ है, क्योंकि इतना ज़्यादा ये समझने वाला टॉपिक भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ऑडियो वीडियो को ख़त्म करते हैं और चलते हैं अपने फॉर्म की तरफ। HTML फॉर्म। तो फॉर्म एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इन लोगों ने फॉर्म का एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो ये होता है कुछ फॉर्म, जैसे आपने कभी एग्जामिनेशन फॉर्म अपना भरा होगा या रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा होगा एग्ज़ाम के लिए या कॉलेज के लिए। तो क्या होगा, आपके पास कुछ ऐसे इनपुट फील्ड्स आ रहे होंगे जिसमें कि वो लोग आपसे आपकी डिटेल्स पूछते होंगे, ठीक है ना। तो हमारी वेबसाइट में भी एक फॉर्म बना हुआ है। एक्चुअली वो अभी काफ़ी छोटा है कि हम लोगों ने इतना ज़्यादा भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया था, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम लोग को फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है अलग अलग वेबसाइट्स में। बेसिकली हर वेबसाइट में हम लोग को ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है ना। तो वो हम लोग फॉर्म कैसे बनाते हैं, अपने फॉर्म टैग की मदद से, ठीक है। पहले तो हम लोग अपना फॉर्म टैग से HTML को बताते हैं कि हाँ हम लोग एक फॉर्म बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है इनपुट, इसे हम लोग बोलते हैं इनपुट। जो भी हम लोग लिखते हैं बेसिकली वो होता है इनपुट। और जिस चीज़ के अंदर हम लोग लिखते हैं, जैसे कि इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ तो इसको बोलेंगे इनपुट फील्ड, ठीक है। इसको हम बोलेंगे हम लोग इनपुट फील्ड। और जो हम लोग लिखते हैं उसको बोलते हैं हमारा इनपुट। यूज़र का क्या इनपुट है, यूज़र ने क्या प्रेस किया या क्या वैल्यू हमको दी है, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग एक फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। फॉर्म क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को अपने HTML को बताना होता है कि हम लोग फॉर्म बनाने जा रहे हैं। तो वो बताने के लिए हमें फॉर्म टैग को डिफाइन करना होता है। हम लोग डायरेक्ट रिएक्ट सीखेंगे, इसलिए एक्शन वैक्शन की भी ज़रूरत नहीं है। तो हमने फॉर्म बना दिया, फॉर्म टैग का यूज़ कर लिया, मतलब कि हम लोग एक फॉर्म बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना। अभी देखते हैं हमारा आउटपुट कैसा है। बिल्कुल ब्लैंक है क्योंकि अभी तक हम लोगों ने कुछ लिखा नहीं है उसके अंदर, ठीक है। एक इनपुट फील्ड बनाते हैं। इनपुट फील्ड बनाने के लिए हम लोगों को लिखना पड़ता है इनपुट और टाइप टेक्स्ट। टाइप मतलब कि टेक्स्ट में कि यूज़र उसके अंदर कुछ लिख सकता है, ठीक है ना। सिंपल से करने का ये मतलब है। तो अब ये देखिए मेरे पास एक इनपुट फील्ड आ गया जिसके अंदर मैं कुछ लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने टाइप टेक्स्ट क्यों बोला है, हाँ मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। अगर मैं इसका टाइप दे दूँ नंबर, तो अब मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं लिख सकता हूँ, बस नंबर से ही लिख सकता हूँ, ठीक है। आप भी ट्राई करिएगा, टाइप नंबर। अगर मैं यहाँ पर इसका टाइप लिख दूँ डेट, तो अब इसके अंदर मैं बस डेट ही सिलेक्ट कर सकता हूँ और कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैं टाइप का ये काम होता है कि हम लोग किस टाइप का इनपुट फील्ड बना रहे हैं हम लोग ये डिफाइन करते हैं, ठीक है।
ये हमारा बेसिक फॉर्म होता है, एक इनपुट फील्ड होता है। इसमें हम लोग के पास अलग अलग तरीके से इनपुट फील्ड होता है। इसमें बेसिकली आप सारे के सारे टाइप्स देख लीजिएगा, मैं आपको टाइप्स यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कहाँ पर आपको मिलेंगे। ये रहा आपको थर्ड वाले पर, फोर्थ ऑप्शन पर इनपुट टाइप्स। ये देखिए इतने सारे हमारे पास इनपुट टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो आप इन सभी को ट्राई करिएगा और यूज़ करके देखिएगा कि ये सब सभी का मतलब क्या क्या काम होता है, ठीक है। उसमें मैं एक चीज़ बता देता हूँ, सबमिट क्या होता है। हमारे पास एक और इनपुट फील्ड होती है, इनपुट सबमिट। आपने ऐसा कुछ देखा होगा फॉर्म में, सबमिट बटन, जिसमें कि हम लोग अपने फॉर्म को सबमिट करते हैं, ठीक है। तो जब भी हम लोग अपने फॉर्म की सारी डिटेल्स फिल कर लेते हैं, लाइक मेरे पास यहाँ पर फॉर्म है कि तुम आ जाओ इधर, ये रहा मेरा फॉर्म, ठीक है। इस फॉर्म की जब भी मैं डिटेल्स फिल कर लूँगा तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में अपने फॉर्म को सबमिट करते हैं। तो ये जो सबमिट बटन होता है, ये हमारे फॉर्म को सबमिट करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये हमारा डेटाबेस में पहुँचाने में हेल्प करता है। तो इतना होता है हमारा इनपुट। इस इनपुट में अभी तो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें, थोड़ा सा और डिफाइन करता हूँ मैं। एक्चुअली हम लोग फॉर्म हम लोग का सबसे मेन टॉपिक है, तो इसे हम लोग आगे भी बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, लाइक CSS में भी पढ़ने वाले हैं, रिएक्ट में भी पढ़ने वाले हैं, जावास्क्रिप्ट में भी पढ़ने वाले हैं। इसलिए मैंने सोचा था कि यहाँ से बस अभी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ही बताऊँ, ताकि आगे अगर मैं थोड़ा थोड़ा भी बताता हूँ तो आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी मैं एडवांस तो लेवल तक का बता दूंगा तो इतना कोई मतलब नहीं, हो सकता है आपके दिमाग से उतर जाए। थोड़ा थोड़ा करके बताऊँगा तो थोड़ा ईजी रहेगा। तो यहाँ पर मैं जो भी मीनिंगफुल चीज़ें हैं बस वही बता रहा हूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कन्फ्यूज़न हो रही है कि ये जो इनपुट फील्ड है मेरा, ये किस काम के लिए, लाइक कौन सा नेम के लिए, कौन सा एज के लिए, कौन सा क्लास के लिए, कौन सा कॉन्टैक्ट नंबर के लिए। तो हम लोग के पास एक प्रॉपर्टी होती है प्लेस होल्डर, जिसके अंदर हम लोग अपना मैसेज डिफाइन कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर बोल दिया कि एंट्री योर नेम, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले तो, ताकि आगे यूज़ कर लूँगा। अब पहले इसका आउटपुट देखते हैं, इसे सेव नहीं किया था मैंने। तो ये देखिए यहाँ पर ये बोला कि ये एंट्री योर नेम, मैं कि ये इनपुट फील्ड किस चीज़ के लिए है, नेम के लिए है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी एक प्लेस होल्डर है, यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सपोज़ ये बोलता होगा एंटर योर नंबर, एंटर योर एज, एंटर योर क्लास, कुछ भी, ठीक है। तो अब हम लोगों को यहाँ पर पता चल रहा होगा कि कौन से इनपुट फील्ड में कौन सी चीज़ें एंटर करनी है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और होता है, लाइक हम लोग इसमें वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें पहले से वैल्यू क्या होगी। मैं बोलता हूँ इसमें वैल्यू होगी वासु, ठीक है। तो अब इसके अंदर वासु लिख क्या आ रहा है पहले से ही, ठीक। हम लोग पहले से ही अपने इनपुट फील्ड की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं, ओके। तो प्लेस होल्डर ठीक था। एक लेबल भी हम लोग अभी देख सकते हैं, लाइक लेबल क्या होता है। तो थोड़ा प्लेस होल्डर से थोड़ा वो अच्छा होता है, थोड़ा एडवांस लेवल होता है। लाइक ये हम लोगों ने अपने फॉर्म में देखा भी होगा कई बार। आई थिंक इन लोगों ने भी लेबल का ही यूज़ किया होगा फॉर्म में, ठीक है। इन लोगों ने भी लेबल का ही यूज़ किया हुआ है, ठीक है। देखते हैं लेबल क्या है। तो लाइक हर इनपुट फील्ड का एक लेबल होता है, जैसे हर एक प्रोडक्ट का लेबल होता है ना, उसी तरीके से हर इनपुट फील्ड का एक लेबल होता है, ठीक है। तो इसमें मैं लिख दे रहा हूँ एंटर योर नेम, एंटर योर नेम मैंने यहाँ पर लिख दिया और इसको यहाँ पे काट दिया, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब मुझे पता चल रहा है कि ये जो इनपुट फील्ड है ये किस चीज़ के लिए, नेम के लिए है। यहाँ पे मैं कोलन लगा देता हूँ, हाँ स्पेस आया, ठीक है। उसके बाद बी आर टैग मैं आई थिंक लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, अगर ना बताया हो तो बी आर टैग क्या काम करता है, लाइन को ब्रेक करने का काम करता है। ये देखिए अभी आपने देखा था कि ये जो एंटर योर नंबर, एज, ये सब सीक्वेंस से आ रहे थे, अब नीचे हो गया है वो, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, बी आर टैग ने क्या कर दिया, लाइन ब्रेक कर दिया। मुझे एक और बी आर टैग चाहिए होगा,
ताकि थोड़ा सा स्पेस के साथ वो अच्छा लगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इस लेबल को कॉपी करते हैं और इसको यहाँ से कट करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, इसको हटाया, इसको हटाया। ये कन्फ्यूज़न ना क्रिएट करो, इसलिए मैं इसको अभी हटा दे रहा हूँ। और 2 इनपुट फील्ड ही काफ़ी हैं। ठीक है, ये लेबल हो गया मेरा नंबर के लिए, ये हो गया मेरा उसका इनपुट फील्ड। यहाँ मैंने BR टैग दे दिया, एक और BR टैग दे दिया। ठीक है, इतना आई थिंक काफ़ी है। एंटर योर नेम, एंटर योर नंबर एंड सबमिट बटन, सिंपल। ठीक है, अब ये देखिए मैंने एक लेबल दिया है, उस लेबल के लिए ये इनपुट फील्ड है। ठीक है, उसके बाद मैंने थोड़ी स्पेसिंग के लिए क्या कर दिया, BR टैग का यूज़ कर दिया ताकि अगले लाइन पे हमारा इनपुट फील्ड आ जाए। क्योंकि ये वाले BR टैग ने क्या कर दिया, वो अगले लाइन पर लेके आया। ठीक है, इसके बाद से मैं नेक्स्ट लाइन पे आया और उसके नीचे वाले BR टैग ने क्या कर दिया, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट कर दी इसके ऊपर। ठीक है, तो ये था हमारा लेबल का वर्क। अब इसमें आप देख रहे होंगे फॉर मीन्स किसके लिए, ये जो लेबल बना हुआ है मेरा किसके लिए बना हुआ है, लाइक इस इनपुट फील्ड लेबल का क्या काम है। तो हम लोग फॉर के अंदर क्या करते हैं, आईडी को पास कर देते हैं अपने इनपुट फील्ड की। आईडी मतलब कि जैसे कि हर बच्चे का रोल नंबर होता है ना, एक यूनिक आईडी, हर बच्चे का एक यूनिक आईडी क्या होता है, उसका रोल नंबर होता है। इसी तरीके से हम लोग को भी अपने इनपुट फील्ड का या हर एक एलिमेंट का हम लोग एक यूनिक आईडी दे सकते हैं। ठीक है, और हम लोग को देना ही होता है। अभी तक हम लोगों ने उसको दिया नहीं था। यहाँ पर आप देखिएगा हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है आईडी का, अभी उसका यूज़ नहीं आया था इसलिए मैंने उसे नहीं बताया था। ठीक है, तो हम लोगों को अपने HTML में हर एक एलिमेंट को एक यूनिक आईडी देनी पड़ती है। ठीक है, तो अब हम लोग फर्स्ट टाइम अपने आईडी का यूज़ करने जा रहे हैं, तो मैं इसको एक आईडी दे रहा हूँ अपने इस इनपुट फील्ड को। मैं इसको एक आईडी दे दी, बोल देता हूँ मैं इसको नेम। ठीक है, तो अब ये लेबल पूछ रही है किस चीज़ के लिए है, तो फॉर में हम लोग अपने आईडी का नाम लिखते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि जिस भी एलिमेंट की आईडी का नेम है इसको थोड़ा और अलग से बोलूँ तो जिस भी एलिमेंट का, फॉर बोलता है कि जिस भी एलिमेंट का जो आईडी है उसकी वैल्यू है नेम, मैं उस चीज़ के लिए बना हुआ हूँ। ठीक है, तो ये नेम बताता है, ये जो लेबल बताता है कि मैं किसके लिए लेबल हूँ या मैं किसका लेबल हूँ। लेबल फॉर नेम, जिस भी एलिमेंट की आईडी की वैल्यू है नेम, मैं उस चीज़ का लेबल हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या डिफरेंस आया। कुछ खास डिफरेंस नहीं आया, बट अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ना एंटर योर नेम के ऊपर, तो ये ऑटोमेटिक इसको हाईलाइट कर देगा कि हाँ ये जो लेबल है वो इस वाले इनपुट फील्ड के लिए है। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग इसको भी एक आईडी दे देते हैं, नंबर, और यहाँ पर मैं नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा फॉर्म का कॉन्सेप्ट। आप लोग एक बार ज़रूर से इसके सारे के सारे टाइप्स को एक बार ट्राई कर लीजिएगा। ओके, जो भी हम लोग को आगे यूज़